देश भर में छठ पूजा की जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। छठ पूजा के आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए घाटों पर सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ी हुई नजर आई। पूजा के आखिरी दिन उगते सूरज को अर्घ देने की परंपरा है। इससे पहले कल शाम को देश के अलग अलग हिस्सों में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य को पहला अर्घ दिया। इस पर्व में 36 घंटे निर्जला व्रत यानी कि बिना पानी पिए व्रत रखा जाता है और पूजन अर्चन किया जाता है। सूरज निकलने के बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित किया गया। उगते सूर्य को अर्घ के साथ ही छठ पूजा संपन्न हो गई है। कुछ लोग घाटों पर जाकर पर्व मनाते हैं तो बड़ी संख्या में लोग घरों में ही छठ मनाते हैं। और ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली, बिहार, रांची, झारखंड और गोरखपुर की 4 तस्वीरें देखिए कितने भव्य और निराले अंदाज में अद्भुत तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में छठ का ये महापर्व मनाया जाता है और आस्था की लहर हर घाट पर ये आपको देखने को मिलेगी। पहला अर्घ कल शाम को दिया गया और आज दूसरा अर्घ था जो कि उगते हुए सूरज को दिया जाता है, जिसके बाद पूरा का पूरा जो व्रत है, जो व्रती महिलाएं हैं, उनका ये व्रत संपन्न हो जाता है। तो देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक कल शाम की है जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया और दूसरी तस्वीर आज की है, आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। और 2 तस्वीरें और आपको दिखाते हैं। देखिए पटना और दिल्ली में किस भव्य तरीके से छठी महिलाएं छठ करने घाटों पर पहुंची थी और कितना विशाल जनसैलाब, आस्था की ये विशाल लहर यहाँ पर उमड़ी हुई है सभी छठों में। पटना की और दिल्ली की 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भव्य और निराले अंदाज में पूरा छठ महापर्व मनाया गया और आज भगवान सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद आज इस महापर्व का समापन भी हो जाता है। और रंजना दुबे के पास चलेंगे, भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भोपाल की तस्वीर रंजना दिखाएंगी हम तक। रंजना, चाहेंगे अपने पीछे का नजारा एक बार फिर से दिखाएं, क्योंकि सूर्य देव प्रकट हो गए हैं, अर्घ भी हो चुका है और अब जो प्रसाद वितरण की प्रक्रिया है वो क्या होगी? जी बिल्कुल, छठ महापर्व है, आज पूरा हो चुका है। भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही और 4 दिनों तक चलने वाला ये जो छठ महापर्व है, इसका आज समापन भी हो गया। आप देखेंगे कि घाटों पर सुबह तक जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए थे, एकजुट थे और सूर्य भगवान को अर्घ देने का जो निकलने का इंतजार था, जिसके बाद उनको अर्घ देना था। लेकिन अब जब सूर्य भगवान ने दर्शन दिए हैं, उनको अर्घ दिया जा चुका है, तो अब घाटों से जो व्रती हैं, जो परिजन हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके जाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। और एक तरह से जो इतने दिनों से इस व्रत को लेकर जो तैयारियां चल रही थी, इतना हर्षोल्लास का जो वातावरण यहाँ पर देखने को मिल रहा था, वो अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। और इसी के साथ ही जो छठ महापर्व है, 4 दिवसीय छठ महापर्व है, वो आज पूरा हो चुका है। और जो परिजन है वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अभी भी जिन लोगों ने सूर्य भगवान को अर्घ नहीं दिया है, वो यहाँ पर अर्घ देने के लिए पहुँच रहे हैं और अपनी जो तमाम मनोकामनाएं हैं वो भी छठी मैया के सामने रख रहे हैं, ताकि उनकी तमाम जो मनोकामनाएं पूरी हो और जो भगवान सूर्य की कृपा है उनके ऊपर बनी रहे, उनके परिवार के ऊपर बनी रहे। और एक तरह से जो छठ महापर्व की जो अनोखी छठा है, एक तरह से राजधानी भोपाल के शीतलदास बगिया के घाट पर देखने को मिली और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो 2 दिनों तक जो श्रद्धालु, जो व्रती महिलाएं हैं, जो परिजन हैं, उनके एकजुट होने का जो सिलसिला होता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और बड़ी संख्या में अब अगर देखा जाए साल दर साल, तो इस तरह से जो भोजपुरी समाज के लोग हैं उनकी संख्या लगातार इस घाट पर पहुँचने की जो बढ़ रही है। क्योंकि अगर पहले के सालों की बात करी जाए तो यहाँ पर थोड़ी कम संख्या में लोग पहुँचते थे, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। और जिस तरीके से अपने सर पर जो फलों से सजी हुई डलिया लेकर यहाँ पर घाट पर पहुँचे थे, अब उसी तरह से वो डलिया अपने सरों पर लेकर अपने घर पर पहुंच रहे हैं। और घर पर पहुंचने के साथ ही ये जो कठिन व्रत है, निर्जला 36 घंटे का व्रत है, वो पूर्ण हुआ। और माँ से यही प्रार्थना है, सूर्य भगवान से यही प्रार्थना है कि आरोग्य और वैभव और यश सभी को दें और सुख, शांति और खुशहाली इसी तरह से उनके घर परिवार पर बनी रहे। जी बिल्कुल रंजना, तमाम तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश भर में अलग अलग नदियों के घाट से छठ की भव्य तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये आज सूर्य को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद ये ही जो प्रसाद है इसको वितरित किया जाता है और लोग इस प्रसाद के लिए भी काफी लालायित दिखते हैं। तमाम लोग भी इस प्रसाद पाने के लिए घाटों पर पहुंचते हैं और ये तस्वीरें देखिए लगातार हम देश भर से छठा की ये तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज ये महापर्व का समापन हो गया है, क्योंकि आज व्रती महिलाओं का 36 घंटे का जो लंबा व्रत था वो टूट गया है और उसी के साथ
सूर्य को आज अर्घ दिया गया। सूर्य को अर्घ देने के बाद इस महापर्व का समापन हुआ और भव्य और निराले अंदाज में 8 तारीख से ही इस महापर्व को मनाया जा रहा है। दिवाली के ठीक 6 दिन बाद ये महापर्व की शुरुआत होती है और लंबे वक्त से जो व्रती महिलाएं हैं, खासतौर पर देश भर में, क्योंकि हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है और लंबे वक्त से महिलाएं इस व्रत के लिए, इस महापर्व का, छठ महापर्व का इंतजार करती हैं। और जैसे ही इस महापर्व की शुरुआत होती है, नदियों के जो घाट हैं वहां पर आस्था की लहर मौजूद हो जाती है। और तस्वीरें लगातार देखिए किस तरीके से आज छठी महिलाओं ने अपना ये जो व्रत था उसको संपन्न किया। ये सुंदर, अद्भुत और भव्य तस्वीर है। रंजना दुबे लगातार भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। रंजना, अगर प्रसाद की बात की जाए तो 4 दिन का ये लंबा व्रत होता है, उसके बाद दूर दूर से लोग केवल ये प्रसाद पाने के लिए लालाहित दिखते हैं और वो छठों पर पहुंच जाते हैं। आपके पीछे भी हम देख रहे हैं, अभी भी वहां पर भीड़ मौजूद है। हालांकि व्रत टूट चुका है, जो महिलाएं हैं उनका व्रत संपन्न हो चुका है। उसके बाद प्रसाद पाने के लिए लंबी कतार वहां पर देखने को मिल रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि छठी मैया का जो प्रसाद है उसको पाने के लिए ना सिर्फ जो व्रत करने वाले लोग हैं बल्कि दूसरे जो लोग हैं वो भी यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए पहुँचते हैं। और एक तरह से यहाँ पर प्रसाद वितरण की जो व्यवस्था है वो की गई है ताकि जो यहाँ पर आ रहा है प्रसाद लेने के लिए उनको बहुत आसानी से प्रसाद दिया जा सके। और खास करके जो इस व्रत का सबसे ठेकुआ प्रसाद है उसको लेने के लिए लोग बहुत ज़्यादा लालायित दिखते हैं। और जो ठेकुआ है उसका महत्व भी बहुत ज़्यादा इस व्रत में होता है। और ठेकुआ जो प्रसाद है वो भी ना सिर्फ जो भोजपुरी समाज के लोग हैं बल्कि दूसरे लोग हैं उनको भी यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। और जो बड़ी संख्या में लोग हैं उनके घरों तक भी ये जो प्रसाद है वो पहुँचाने की जो व्यवस्था है यहाँ पर की गई है। और खास करके अभी भी अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो व्रती हैं वो घाटों पर मौजूद है और अभी भी जो अर्घ देने का सिलसिला है वो यहाँ पर चल रहा है। और अभी अगर देखा जाए तो और देर तक ये जो अर्घ देने की प्रक्रिया है, अर्घ देने का जो सिलसिला है, पूजा और अनुष्ठान का जो सिलसिला है वो इसी तरह से जारी रहेगा। आप देखेंगे कि सूर्य भगवान को यहाँ पर जल अर्पित करके जो उनको अर्घ दिया जा रहा है, माथा टेक कर उनसे जो पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना भी करें। और एक तरह से ये एक ऐसा महापर्व है जिसमें ना सिर्फ उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है बल्कि जो डूबते हुए सूर्य हैं उनको भी अर्घ दिया जाता है। और भगवान सूर्य की जो इन्हीं तस्वीरों के साथ आपके पास वापस जरूर लौटेंगे। और ऋतु इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऋतु, चाहेंगे सबसे पहले तो जो नदी का घाट है वहां की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि सूर्यदेव तो प्रकट हो गए हैं और आज ये व्रत जो है वो भी समाप्त हो गया है। साथ साथ आप किस तरीके का उत्साह वहां पर घाटों में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से जो है वो उदयमान सूर्य को जो है शुचिता, समानता और लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर यहाँ पे जोश और उत्साह जो है बना हुआ है। हजारों की संख्या में जो है लोग अभी कदम घाट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा उनकी सूप में जो चीजें मौजूद है, चाहे वो नारियल हो या केला हो या अमरूद हो या शरीफा हो, यानी कि यहाँ इस क्षेत्र में प्रकृति द्वारा जो हर एक चीज जो भी यहाँ पे उगाई जाती है वो सारी चीजें जो है आज वो सूर्य को समर्पित करते हैं और ऐसी कामना करते हैं कि आपने जो हमें दिया हम आपको समर्पित कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो नाक से लेकर सीट तक सिंदूर लगाई हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जितनी जो लंबी उनकी सिंदूर की लकीर होती है उतनी ही ज्यादा उनकी पति की उम्र होती है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी संख्या में महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी हैं जो इस बार छठ की पूजा को कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो यहाँ पे छठ व्रती है, आप अगर देख पा रही हो तो देखेंगे किस तरीके से अब वो जो यहाँ से प्रस्थान कर रही है अपने घर की ओर। और अपने घर को जाने के पहले जो छठ व्रती ने जिन कपड़ों को पहनकर सूर्य को अर्घ दिया है उन्हीं कपड़ों को जो है वो अपने परिजनों के शरीर को पोंछ रही है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य जो है वो आरोग्य के देवता है और इसी कामना के साथ जो है वो अपने परिजनों का शरीर पोंछती है ताकि उनके जो परिजन है वो निरोग रहे, उनकी जो काया है वो निरोग रहे। इसके साथ साथ ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पे जो लोग नारियल लेकर के जल सूर्य को अर्पित करते हैं उनकी जो मनोकामना है वो छठी मैया पूर्ण करती है। और छठी मैया जो है वो बिल्कुल ऋतु, कार्तिकेय की जो बेहद जी बिल्कुल बेहद सुंदर तस्वीरें इस वक्त वहां पटना से भी देखने को मिल रही हैं। और ये देखिए अलग अलग घाटों से
क्या भव्य तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि धूमधाम से आज छठ महापर्व का समापन हो गया है। ये बैठक 3 दिनों तक चलेगी। अखिलेश यादव के बाद एसबी चीफ ओपी राजभर ने भी जिन्ना प्रेम दिखाया। उन्होंने जिन्ना की तारीफों के पुल बांध दिए। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। जिसके बाद बीजेपी ने राजभर को आड़े हाथ लिया। चुनाव आते ही तुष्टीकरण की राजनीति से शुरू। और वहीं पंजाब के फिरोजपुर में कुछ लोगों ने अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर के काफिले में जा रही एक गाड़ी पर हमला कर दिया। बताया गया कि जिस गाड़ी पर हमला किया गया उसमें अकाली दल के नेता नोनी मान भी सवार थे। पंजाब के फिरोजपुर में कुछ लोगों ने अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर के काफिले में जा रही एक गाड़ी पर हमला कर दिया। बताया गया कि जिस गाड़ी पर हमला किया गया उसमें अकाली दल के नेता नोनी मान भी सवार थे। और जैसे ही उनकी गाड़ी फिरोजपुर में दाखिल हुई तो कुछ लोगों ने उस पर धावा बोल दिया। हाथों में किसान संगठनों के झंडे लिए उन लोगों ने गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। जब तक गाड़ी हमलावरों की पहुंच से दूर नहीं हो गई तब तक वो लोग गाड़ी के पीछे दौड़ते रहे। आरोप है कि इस हमले से पहले अकाली दल के नेता नोनी मान की गाड़ी पर फायरिंग भी की गई। हरसिमरत कौर के काफिले में ये गाड़ी सबसे पीछे चल रही थी, जिसे हमलावरों ने निशाना बनाया। नोनी मान ने इस हमले के लिए आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को जिम्मेदार ठहराया। हरनेक सिंह किसान यूनियन का लीडर है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 20-25 अनपछाते बंदे सी किसान यूनियन ਦੇ जिन्हां ने अटैक किया है। वहीं अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने एक ट्वीट कर इस हमले के लिए कांग्रेस विधायक परमिंदर सिंह पिंकी को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से कांग्रेस विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। वहीं उत्तर पश्चिमी सीरिया के कामिशली में हुए एक ड्रोन हमले में 3 नागरिकों की मौत हो गई है। इलाके पर काबिज कुर्द लड़ाकू ने इस हमले के लिए तुर्की को जिम्मेदार ठहराया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। जिस गाड़ी को निशाना बनाया गया था वो पूरी तरह बर्बाद हो गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसके परखच्चे उड़ गए और वो राख में बदल गई। हमले के बाद वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सीरिया के इस हिस्से में कुर्द लड़ाकों का कब्जा है, लेकिन तुर्की अपनी सीमा के करीब मौजूद कुर्दों को अपने लिए खतरा मानता है और अक्सर उन पर हमले करता है। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सियासत और तेज हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर एक्साइज ड्यूटी और घटाने की मांग कर दी तो बीजेपी के कार्यकर्ता राज्य सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आए। और जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर की तरफ मार्च शुरू कर दिया। न तो पुलिस की तैनाती बहुत बड़ी तादाद में थी और न ही सैकड़ों लोगों को संभालने के इंतजाम दिखे। पुलिस वाले हाथों में लाठियों को आगे कर एक कतार में खड़े हो गए। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने आते ही पुलिस वालों को धकेलना शुरू कर दिया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी एक साथ पुलिस वालों को धकेलने की कोशिश करते रहे। कभी पुलिस वालों का पलड़ा भारी दिखता तो कभी प्रदर्शनकारी ज्यादा जोर लगाते दिखने लगते। बीजेपी की मांग है कि गहलोत सरकार भी पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाकर लोगों को राहत दे। राजस्थान के गहलोत साहब से हम विनती करने गए थे, उनको नींद से जगाने गए थे और आग्रह करने गए थे, वैट की दरों में कमी कर उपकार करो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पेट्रोल डीजल पर केंद्र के रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया। आप रोज प्राइस बढ़ा रहे, रोज प्राइस बढ़ा रहे, रोज प्राइस बढ़ा रहे। प्राइस बढ़ाई आपने 25 रुपए मान लो एक साल में और 5 रुपए कम कर दिया। एक बार फिर उन्होंने राज्य सरकार के बजट की दुहाई दी। मतलब हमारी रेवेन्यू उनके फैसले से 1800 करोड़ कम हो गई। जबकि सड़क पर उतरी बीजेपी ने धमकी दी कि अगर राज्य सरकार ने वैट कम न किया तो राज्य में बड़ा आंदोलन होगा। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएस और बोको हरम से करने पर विवाद खड़ा हो गया है। सलमान खुर्शीद ने लिखा है कि आज के तगड़े हिंदुत्व का राजनीतिक रूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, जो कि हर तरीके से आईएसआईएस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब में तारीफ की। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स नाम की किताब में सलमान खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ करते हुए कुछ सवाल भी उठाए हैं, लेकिन उम्मीद जाहिर की है कि अब देश इस विवाद से आगे बढ़ेगा। बहुत सारे जो उनकी कार्यशैली में देखने को मिला है वो ये है कि भाई हमने अपनी बात बना ली, चलिए जो भी हुआ हो गया, मंदिर बनेगा, अच्छा मंदिर होगा, लेकिन वो मंदिर सिर्फ एक पक्ष का नहीं होना चाहिए।
वो मंदिर सबका होना चाहिए और उसमें सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका मंदिर होना चाहिए। और वो मंदिर बने तो मस्जिद भी बनेगी और मस्जिद भी सबकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मस्जिद का हिस्सा है इस जजमेंट का, इस फैसले का, वो मेरा है और जो मंदिर का हिस्सा है वो किसी और का है, कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो, ऐसा नहीं हो सकता। सलमान खुर्शीद के अपनी किताब में हिंदुत्व से जुड़ी ऐसी बातें लिखने पर बीजेपी भड़क गई और किताब में लिखी उनकी बातों पर तंज कस दिया। मुख्तार अब्बास नकवी साहब सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक किताब लेकर आए हैं जिन्होंने कहा है कि अब हिंदुत्व ऐसा हो गया है जैसे जिहादी इस्लामी संगठन और ISI। जो लोग कांग्रेस की पाठशाला में पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके पढ़े हैं, वो ऐसा अज्ञानी लोग हैं जो कि सेकुलर कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर डाल करके और अपने आप को बहुत बड़ा सेकुलरिज्म का सूरमा साबित करने की कोशिश करते हैं। जिन्हें हिंदुत्व का भी ज्ञान नहीं, हिंदुत्व के बारे में जानकारी नहीं, संघ के बारे में जानकारी नहीं, वही लोग जो है वो उसको कभी आतंकवाद से जोड़ देंगे, कभी तालिबान से जोड़ देंगे। ये बेवकूफ़ी से भरी बात है। अपनी पार्टी के भी कुछ लोगों पर वो तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे कुछ लोग पार्टी में जिन्हें मलाल है कि अब कांग्रेस अल्पसंख्यकों के लिए काम करती है और जनेऊधारी शब्द कर। देखो क्या है, अल्पसंख्यकों के लिए ना काम किया है, ना बहुसंख्यकों के लिए किया है, ना देश के लिए किया है। कांग्रेस ने अगर किसी के लिए काम किया है तो अपने कुनबे के लिए किया है। और कांग्रेस पार्टी कुनबे की सियासत और जो उनके परिवार की विरासत में सिमटी हुई पार्टी है। हिंदुत्व की तुलना कट्टर इस्लामिक जिहादियों से करने की बेशर्म कोशिश। मैं सलमान खुर्शीद से केवल यह पूछना चाहता हूं कि क्यों यह साबित करने में लगे हो कि तुम सारे हामिद अंसारी होते हो। पूरे विश्व में कहीं पर भी अपनी कमर में बम बांध के बेगुनाह लोगों को हिंदू मार रहे हैं क्या? या ये जीप में, मोटरसाइकिलों में गन लेके, राइफल लेके ये जो गोली मार दी जाती है, ID कार्ड चेक करके हत्याएं कर दी जाती हैं पूरी दुनिया में, और आज से नहीं सैकड़ों सालों से। किस धर्म के नाम पर हो रहा है? हिंदू धर्म के नाम पर हो रहा है क्या? लेकिन सलमान खुर्शीद जैसे लोग, जिनको हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र में इतना सम्मान मिला, इज्जत मिली, उनके मन में इस प्रकार का जहर भरा हुआ है। वहीं बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने कहा कि सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को खुद उनकी पार्टी में महत्व नहीं मिल रहा है, तो किसी न किसी तरीके से ओछी राजनीति के चलते वो ऐसा बोलकर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद जी ने अपनी किताब में लिखा है कि हिंदुत्व की तुलना उन्होंने ISIS और बोको हराम जैसे संगठनों से की है। देखिए, जब कोई राजनेता, उसकी हैसियत उसकी पार्टी में ही ख़त्म हो जाती है, तो अपने को सक्रिय करने के लिए इस तरह के ओछी राजनीति करने की कोशिश करते हैं। सलमान खुर्शीद साहब ने जो तरह का मिसाल दिया है, उन्हें अच्छे से मालूम है कि इस मिसाल में ना तो कोई दम है और ना तो कोई सच्चाई। हाँ, ये है अपने पार्टी के लीडरशिप के सामने हो सकता है कि थोड़ा सुरखरू बन जाए, जो उनका असली मकसद है। हकीकत उनको ही मालूम है, हकीकत देशवासियों को ही मालूम है। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। वहीं शिवसेना भी सलमान खुर्शीद पर बरस पड़ी। शिवसेना नेता सचिन अहिरे ने कहा कि हिंदुत्व पर सवाल खड़े करने वालों को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम अयोध्या है, लेकिन उस किताब में साफ तौर पर लिखा गया है कि जो हिंदुत्व है, जो हिंदू है, उनका कंपैरिजन उन्होंने आतंकवादी संगठन ISIS के आतंकी और बोको हराम से कर दिया है। इस समय हमारे साथ शिवसेना के नेता सचिन अहिर जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, शिवसेना और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का शुरू से हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अब सलमान खुर्शीद की इस किताब पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हमारा ये मुद्दा पहले भी था, आज भी और कल भी है। क्योंकि मैंने किताब पढ़ी नहीं, इसके बारे में मुझे टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, इस देश का अगर नागरिक, अगर हिंदुत्व के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो मुझे लगता है उनको अपने आप में भी शर्म होनी जरूरी है। क्योंकि सवाल ऐसा उठता है कि कोई भी अगर भावना और कोई भी एक अगर धर्म की अगर प्रोत्साहन करता है तो उसको अगर उस तरह से तुलना करना, तो मुझे लगता है फिर हर धर्म के और हर प्रांत के बारे में ये बात हो सकती है। मेरा ऐसा कहना है वैयक्तिक स्तर के ऊपर कि ये टिप्पणी अगर उन्होंने नहीं की होती तो ये उचित होता।
और जहाँ तक हिंदुत्व की बात है कि अगर हिंदुत्व के बारे में कोई भी अगर व्यक्ति अगर ऐसा तिरस्कार करेगी तो इसका परिणाम ये बाकी के समाजों में और कटुता निर्माण करने का होता है। तो मुझे लगता है कि उनका क्या मकसद था क्या नहीं था मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पूरी किताब पढ़ी नहीं है। जो अंश मुझे आपने दिखाया बताया उसमें यही कहेंगे मेरा कहना रहेगा कि ऐसे चीज़ों को टालना एक वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ सोच रखने वाले व्यक्ति ने करने की जरूरत थी। और विवाद बढ़ने के बाद सलमान खुर्शीद ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। खुर्शीद ने कहा कि उन्होंने आईएसआईएस और बोको हराम से को हिंदू धर्म से नहीं बल्कि आज के हिंदुत्व से जोड़ा है। हमारे साथ सलमान खुर्शीद साहब हैं। सलमान खुर्शीद साहब, जो बातें आपने लिखी हैं, एक बात जो आपकी है उसको लेकर बीजेपी ने बहुत सवाल खड़े कर दिए। आप यहाँ बैठे थे, कितनी प्रतिक्रिया आई इसमें इस बात को लेकर के हिंदुत्व को आईएस से और बोको हराम से जो आपने जोड़ा? किससे जोड़ूं? वो मुझे बता दें किससे जोड़ूं। मैंने हिंदुइज्म को नहीं जोड़ा, हिंदुत्व को जोड़ा है। हिंदुइज्म को नहीं जोड़ा। हिंदुइज्म का मुझे सम्मान है और मैंने ये कहा है कि हिंदुइज्म और इस्लाम एक साथ जुड़े इस मुल्क में। उन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा। हिंदुत्व पे वो कह रहे हैं, वो ये कहें हम बहुत अच्छे हैं, हिंदुत्व बड़ा अच्छा है, किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को तंग नहीं करता। वो लोग तो बहुत खराब लोग हैं, क्यों नहीं बोलते हैं ऐसा? आपने अपनी भी पार्टी कुछ नेताओं पर सवाल उठाया जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, वो जो ये कहते हैं कि पार्टी की छवि प्रो मुस्लिम या अगेंस्ट हिंदू हो गई है। मुझे ऐसे किसी व्यक्ति से कोई कुछ लेना देना नहीं है। जो आप दिखाते हैं मैंने उसके बारे में लिखा है। मुझे अपने नेतृत्व पर बड़ा गर्व है कि मेरा नेतृत्व जो है ऐसे नहीं सोचता है। मेरा नेतृत्व इस मामले को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बांटता है। वो ये नहीं सोचता है कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, वो ऐसा नहीं सोचता है। इसीलिए उस नेतृत्व पर मुझे गर्व है और इसीलिए उस नेतृत्व को मैं अपना नेतृत्व मानता हूँ। अगर कोई समझता है कि कुछ और होना चाहिए उस नेतृत्व को, तो वो जाके उनसे बात करें। कई लोग कह रहे हैं चुनाव से पहले इस तरह की बात से नुकसान हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। तो जमीन में हमको गाड़ दो, कब्रिस्तान में जाके चुनाव करें, शमशान में जाके चुनाव करें। वहाँ सब लोग एक साथ होते हैं, कोई किसी से कुछ नहीं कहता। किसी की बुराई भी होती है तो वो माफ़ कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। चुनाव में सच्चाई कहनी होती है, कहनी पड़ेगी सच्चाई। और वो सच्चाई, मुझे गर्व इस बात का है कि मेरा नेतृत्व वो सच्चाई को कहता है, बताता है, दिखाता है और हमें उसका मार्गदर्शन देता है। मुझे इसका गर्व है। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला की शादी हो गई। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने इंग्लैंड में शादी कर ली। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। उनके पति असर मलिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जनरल मैनेजर हैं। मलाला यूसुफजई ने जैसे ही शादी की ये खबर और कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की तो वो ट्रोल भी हो गई, क्योंकि एक तस्वीर में उनके पति शादी के कागजों पर दस्तखत करते दिखाई दिए, जबकि एक इंटरव्यू में मलाला ने शादी के लिए किसी भी तरह के करार पर आपत्ति जताई थी। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के अजान पर दिए बयान पर सियासत तेज हो गई। असल में भोपाल में एक कार्यक्रम में भाषण देते वक्त प्रज्ञा ठाकुर ने मस्जिदों से होने वाली अजान पर ऐतराज जताया। तो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को बड़ी पीड़ा होती है। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने प्रज्ञा ठाकुर पर पलटवार किया। अगर वो तपस्या में इतना मालिक को विलीन होना चाहती हैं तो मैं नहीं समझता कि ऐसी छोटी चीजें मैदान डाल दें। ऐसे तो गाने बजते रहते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए यूपी के पूर्व सांसद डीपी यादव को बरी कर दिया। वो अभी जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। 6 साल पहले सीबीआई अदालत ने डीपी यादव को 1992 में हुई दादरी के पूर्व विधायक महेंद्र भाटी की हत्या का दोषी करार दिया था। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर बुलाई गई बैठक में चीन भी शामिल होगा। ये बैठक इस्लामाबाद में होगी, जिसमें रूस और अमेरिका के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में भी कुछ देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई, जिसके अगले ही दिन इस्लामाबाद में भी एक बैठक होगी। हालांकि भारत की बुलाई बैठक में चीन और पाकिस्तान शामिल नहीं हुए थे। हरभजन सिंह ने सौराष्ट्र के विकेटकीपर और बल्लेबाज शेल्डन जैक्सन को टीम इंडिया में जगह न दिए जाने पर चयनकर्ताओं पर सवाल उठाए। हरभजन ने दलील दी कि 2018 और 2019 के रणजी सीजन में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और मौजूदा सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में भी वो अच्छे फॉर्म में हैं। इसके बावजूद उन्हें टीम इंडिया और यहां तक कि इंडिया ए टीम में भी जगह नहीं मिली।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नो वन किल्ड जेसिका, उसी तरह विवादित ढांचा किसी ने नहीं तोड़ा। चिदंबरम ने ये बयान कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स के विमोचन के मौके पर दिया। Thank you, sir. The Supreme Court judgment, things took a predictable course. Within a year or so, everyone who was accused, something like 300 people who were accused, were acquitted. So like no one killed Jessica, nobody demolished the Babri Masjid. नेपाल के सेना प्रमुख प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना में जनरल की मानद रैंक दी गई। नेपाल के सेना प्रमुख प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना में जनरल की मानद रैंक दी गई। उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में इस रैंक से सम्मानित किया। प्रभु राम शर्मा 4 दिन के भारत दौरे पर आए हुए हैं। राजस्थान के भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोली के घर पर बीती रात हुए हमले और गोली चलने की घटना के बाद उनकी सेहत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। नीचे देखा जैसे कोई फायरिंग हुई हो, हाँ मुझे खुद ही इतनी घबराहट हो गई कि मुझे खुद हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। सांसद के घर पर हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनसे फोन पर बात की और गृह विभाग को पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया। बिहार के गया में एक सड़क हादसे के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने वहां प्रदर्शन किया और सड़क को जाम कर दिया। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने इस महिला के पति समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसी केस में एक दिन पहले एक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। श्रीलंका में पिछले एक हफ्ते से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है और वहां बारिश और जमीन खिसकने से हुए हादसों में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। क्योंकि बारिश का ये पानी उनके मकानों पर कब्जा जमा चुका है। कोलंबो के कई इलाकों में तो मकान पूरी तरह डूबे दिखे। यही वजह रही कि लोगों को घुटनों तक के पानी में चलकर अपने आशियानों से दूर जाना पड़ा। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, जिन पर लोग जोखिम भरा सफर करते हुए दिखे, जबकि कई ऐसे भी थे जिन्हें खींचकर अपनी गाड़ियों को पानी से बाहर निकालना पड़ा। राहत और बचाव टीम ने नाव के जरिए बाढ़ वाले इलाकों का दौरा किया और जरूरतमंदों तक मदद पहुँचाने की कोशिश की। आसमान से बरसी आफत के बीच जमीन खिसकने की घटनाओं ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। वहीं राजस्थान के उदयपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने एक ढाबे में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और बताया गया कि ये आरोपी इस ढाबे के बाहर शराब पी रहे थे, लेकिन जब उन्हें ऐसा करने से रोका गया तो वो बिफर गए और इसके बाद उन्होंने उस ढाबे के अंदर घुसकर तबाही मचा दी। ये बदमाश वहां लोगों के बैठने के लिए लगाए टेबल और कुर्सियों को उठाकर फेंकने लगे। किसी ने वहां रखी खाने की चीजों को निशाना बनाया तो किसी ने तलवार से कुर्सियों को ही काट दिया। चंद मिनटों में उस ढाबे का पूरा नक्शा बदलने के बाद ये बदमाश वहां से फरार हो गए। इस पूरे हंगामे के दौरान ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच एक मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। उसने शोएब नाम के एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ के दौरान वो पुलिस की गोली लगने से घायल भी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने बताया कि ये शातिर चोर स्कूटर और बाइक चोरी कर नेपाल में बेचने का काम करता था और साथ ही ये भी बताया कि वो मूल रूप से गुजरात का रहने वाला है और लखनऊ में किराए के मकान में रहकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। वहीं आपको बता दें, श्रीलंका में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है और वहां बारिश और जमीन खिसकने से हुए हादसों में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। क्योंकि बारिश का ये पानी उनके मकानों पर कब्जा जमा चुका है। कोलंबो के कई इलाकों में तो मकान पूरी तरह डूबे दिखे। यही वजह रही कि लोगों को घुटनों तक के पानी में चलकर अपने आशियानों से दूर जाना पड़ा। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, जिन पर लोग जोखिम भरा सफर करते हुए दिखे, जबकि कई ऐसे भी थे जिन्हें खींचकर अपनी गाड़ियों को पानी से बाहर निकालना पड़ा। राहत और बचाव टीम ने नाव के जरिए बाढ़ वाले इलाकों का दौरा किया और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की। අතුරුදහන් වීම් එකක්
तुआर लेबू सांग पहा क्वेश्चन संधान कर तीनवा। आसमान से बरसी आफत के बीच जमीन खिसकने की घटनाओं ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। स्पेन के लापाल्मा द्वीप पर फटे ज्वालामुखी को 2 महीने होने को आ गए, लेकिन उससे लावे और राख का अंबार उसी तरह निकल रहा है जैसे विस्फोट का पहला दिन हो। ज्वालामुखी कब शांत होगा, इसका जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है, बल्कि अनुमान तो यह लगाया जा रहा है कि 3 महीने तक प्रकृति का यह प्रकोप जारी रह सकता है। यानी ज्वालामुखी का अब तक मचाया उत्पात तो महज ट्रेलर है, जिसकी सामने आई तस्वीरों में खौलते लावे की तपिश में लापाल्मा टापू का 2000 एकड़ से भी बड़ा हिस्सा झुलसा हुआ नजर आया। चारों तरफ मची तबाही में सब कुछ उजड़ा दिखा, लेकिन फिर भी बीचों बीच से लावे की नदी किसी शिकारी की तरह आगे बढ़ती रही। इस आग के दरिया की वजह से 7000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि मकानों की दहलीजों पर तो लावे के पहाड़ जम गए। वहीं ज्वालामुखी के मुहाने से जहरीले धुएं का ऐसा गुबार उठ रहा है जैसे 50 फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा हो, और ज्वालामुखी की राख का तो कोई हिसाब ही नहीं। कई टन राख के ढेर को साफ करने के लिए स्पेन की सेना के जवान पसीना बहा रहे हैं। ढेर भी ऐसा कि तस्वीरें देखकर ऐसा लगा मानो कोयले की खदान में मजदूर काम पर लगे हों। ज्वालामुखी की राख की वजह से कई उड़ानें और स्कूल की क्लासें रद्द की जा चुकी हैं। वहीं लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच एक मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उसने शोएब नाम के एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ के दौरान वो पुलिस की गोली लगने से घायल भी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने बताया कि ये शातिर चोर स्कूटर और बाइक चोरी कर नेपाल में बेचने का काम करता था। साथ ही ये भी बताया कि वो मूल रूप से गुजरात का रहने वाला है और लखनऊ में किराए के मकान में रहकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। तो इंदौर प्रशासन का यह फैसला कई लोगों की मुश्किल बढ़ा सकता है। असल में इंदौर प्रशासन ने चेतावनी जारी की है, जिसके तहत 30 नवंबर तक इंदौर के जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी होंगी उन्हें दूध और राशन नहीं मिलेगा। सीधा मतलब यह कि वैक्सीन की दोनों डोज न लगवाने वाले लोग रोजमर्रा की जरूरी चीजें नहीं ले पाएंगे। प्रशासन के इस फैसले का असर इंदौर की अच्छी खासी आबादी पर पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक इंदौर की पूरी आबादी को वैक्सीन की पहली डोज तो लग चुकी है, लेकिन 40% आबादी ऐसी है जिसे दूसरी डोज नहीं लगी है। 40% आबादी का मतलब है करीब 10 लाख लोग। 10 लाख लोगों को अभी तक वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगी है। अगर 30 नवंबर तक इन लोगों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई तो इनका राशन और दूध बंद हो सकता है। दूध बंद हो सकता है। 30 नवंबर के बाद इंदौर में केवल उन्हीं लोगों को दूध मिलेगा जो वैक्सीन की दोनों डोज लगने का सर्टिफिकेट दिखा पाएंगे। यानी जो लोग वैक्सीन से दूरी बनाए हुए हैं उनके लिए इंदौर प्रशासन ने डेडलाइन तय कर दी है। अमूल अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है और इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी।